अस्सलाम वालेकुम 365 न्यूज की जहान रमजान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं नादिया खान, मेरे साथ हैं जोहेब हसन। जी कैसी है नादिया? आप ठीक ठाक? दोनों ने एक साथ कहा कैसे? ये हो गया ना, मतलब जबरदस्त टाइमिंग हमारी चल रही है, एक ही बात सोच रहे हैं। वैसे ही पता है रोजे कैसे चल रहे हैं? रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी आ गई यहाँ पर कराची में तो, लेकिन ये कि पंजाब की हम बात करें और हम अब कंट्री साइड की बात करें तो वहाँ तो बारिशें, रहमतों और बरकतों का तो महीना है ये। बिल्कुल, लेकिन सड़कों पे जो है सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है, खासतौर पे इफ्तारी के टाइम आप देखें कैसी लड़ाइयाँ, कैसी मार पिटाइयाँ चल रही हैं, अभी भी हम नहीं सीख। असल में यही सोचने की बात है ना। देखिए रमजान मुबारक में जो गुस्से की आपने बात की है, बिल्कुल टॉलरेंस की, भाई रमजान मुबारक में यही तो आपने इसी का तो मुजाहरा करना है। ये जो आपके तस्किया नफ्स की हम बात करते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपने कंट्रोल करना है, भूख लग रही है लेकिन कंट्रोल, प्यास लग रही है लेकिन, तो यही तो नाम है रमजान मुबारक में, यही तो करना है और यही हम करते नहीं है। और मुझे जल्दी से मुबारकबाद दे दीजिए। जी आपको बहुत मुबारक हो भाई जी, चैनल ज्वाइन करने की तो बिल्कुल दे ही रहे आपको। हाँ। लेकिन विमेंस डे की बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम औरतों को, खवातीन को, बच्चियों को, सबको हमारा खास दिन है इंटरनेशनल विमेंस डे की। बहुत बहुत मुबारकबाद। दुनिया भर में सेलिब्रेट होता है, पाकिस्तान में भी खास तौर पे सेलिब्रेट होता है, तो दिस इज आवर डे। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जब हम वुमेन्स डे की बात करते हैं, खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, तो आप ये बेहतर इस पोजीशन में है कि आप बेहतर बता पाएंगी कि खवातीन को ज़ाहिर बाइख्तियार बनाना, फाइनेंशियल उनको इंडिपेंडेंस देना, वो एक और बात है। क्या चाहती हैं खवातीन, मर्दों से एक्सपेक्ट क्या करती हैं? पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे बुनियादी से कुछ मसाइल और डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और हमारे मेरे ख्याल वो हकूक भी हैं। एक तो है कि सेफ्टी बड़ी जरूरी, उसकी घर में भी सेफ्टी, घर वालों से भी, बाहर वालों से, मेडिकल की सहूलत हो, एक्सेसिबल हो, और एक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द राइट टू चूज के कब बच्चे, कितने बच्चे। क्योंकि देखें, ये अब आप कहेंगे हाँ ये जी बिल्कुल, क्योंकि औरत ने बच्चे पैदा करने हैं, उसने ही पालना है, तो हमारी से उसमें जरा कम हो जाती है और यहाँ पर इख्तलाफ बनता है और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं तो देखिए हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इज्जत आपको चाहिए, यानी एक मर्द होने की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, तो आपको पहले इज्जत करना सीखना पड़ेगा। पहले आप उस खातून की इज्जत करें। और खवातीन और मर्द का जो ताल्लुक है मर्दों का, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपको जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, इसी तरह लाजिम व मंजूम है। औरत एक मर्द के लिए और मर्द एक औरत के लिए, और दोनों मिलके ही। बिल्कुल। और आज जो हमारे सेगमेंट्स हैं बहुत सारे खास, उसमें खवातीन ने उसमें अभी शामिल होना है, बहुत अच्छे सेगमेंट्स हैं। तो जरा से कुछ बताइए क्या कुछ है मजीद हमारे आज के शो? जो मेरी फील्ड की राइटर हैं साइमा अकरम चौधरी, बहुत अच्छा लिखती हैं। उनके ड्रामे रमजान सीरीज तो खासतौर पे मशहूर हैं, चुपके चुपके हो गया जैसे, सुनो चंदा, उनसे बात करेंगे। आप बताएं। पुलिस ऑफिसर हमारे साथ हैं खातून, और देखें वजीर आजम और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी आज के खुसूसी दिन पर पैगाम भी दिया है, और सदर मुमलिकत ने यह कहा है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर मुआशरे को आप तरक्की नहीं दे सकते हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि सियासत के मैदान में उनको मौका दिया जाए, सेहत के मैदान में मौका दिया जाए, गवर्नमेंट इदारों में मौका उन्हें मिले, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनमें खवातीन को मौका मिले। तो इसी तरीके से हम इस मुआशरे को जो है, और मुझे तो लगती है अपनी औरतें इतनी एम्पावर्ड लगती हैं। जब आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो माशाल्लाह कैसे फीमेल पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट में खवातीन है कैसे रोल प्ले कर रही हैं, मजीद भी पार्टिसिपेशन। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली भी एक बड़ा अच्छा एक मैसेज जाता है। लगता है कि जी यहाँ की औरतों को आजादी है और इनकी सुनी जाती है जब वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब इस शो में बहुत कुछ, जैसे हमने कहा कि खवातीन की बात होती रहेगी, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इस शो में होंगे, और पोलियो से मुतालिक भी हम बात करेंगे। जरा एक तशवीशनाक खबर आई है तो इसको भी अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन नादिया आगाज करते हैं शो का, और मेरे ख्याल है क्रिकेट की बात करें। बिल्कुल, क्रिकेट के बगैर आगे चल नहीं सकते। और कल तो बहुत ही बड़ा दिन है क्रिकेट के फैंस के लिए, फिनाले होने जा रहा है इन दुबई। और पाकिस्तान में भी कुछ टग ऑफ वॉर चल रही है। आपने देखा ना कि बयानात की एक जंग जारी है। ये कभी नहीं हुआ, ये मैं इस तरह देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा सीनियर क्रिकेटर्स में रिफ्ट है, बयान चल रहा है, बहुत सारे ना पोल भी खुल रहे हैं, पोल खुल रहे हैं इसके साथ। जी मीडिया तो पीछे होता ही है ना। तो खैर अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान में क्या इस क्रिकेट में सारी टीम्स कैसी बनी और क्या बातें होनी है तो होगी, लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर ज्यादा बात होगी। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया अहमद नवाज साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और मनोज जोशी ने भारत से हमें ज्वाइन किया है। जब भी हम उनको इनवाइट करते हैं वो आते हैं हमारे शो पर। मनोज भाई बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त दिया। जी नादिया, पहला सवाल आपका। मुझे क्यों पहले पसंद पॉलिटिक्स और जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो अच्छा, लेकिन वैसे मैं तेज हो गई, आपको इंप्रेस करूं मैं? बिल्कुल। चलें जी, हाँ जी, हमारे साथ हैं तो बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल किसकी जीत होगी? अहमद नवाज
पहले आप बताइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब आपको और नादिया साहिबा को, एंड आई मस्ट से इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू सी नादिया साहिबा हियर एज वेल। जी जी और मेरा ख्याल है कि आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। जी जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले मुश्किल ही पूछी जो हैं वो दो बेस्ट टीम्स जो हैं देयर फेसिंग ईच अदर। बात ऐसे है कि न्यूजीलैंड और भारत की जो टीम है, अगर आप उन दोनों टीम्स की बात करें, मवाजना करें, तो दोनों का टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा है। इट्स वेरी पर्टिकुलर। दोनों का ताल्लुक ग्रुप ए से था, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश थे जो पहले ही नॉकआउट हो गए। और जिस तरीके की क्रिकेट खेलती आई है भारत और जिस तरीके की न्यूजीलैंड ने खास तौर पर क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल से मैं दोनों टीम्स को बहुत ज्यादा दाद देना चाहूंगा, क्योंकि दे ट्रूली डिजर्व द फाइनल। और हमने बहुत से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि जब अपना भी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान टेलीविजन पर भी काफी लंबी एक डिस्कशन ड्यूरिंग प्रोग्राम चलती रही, तो हमने यही कहा था कि न्यूजीलैंड एक वाहिद टीम है जो आपको एक कंप्लीट वनडे इंटरनेशनल साइड लगती है। आप बॉलिंग देखें, आप बैटिंग देखें, आप फील्डिंग देखें, देयर अ कंप्लीट साइड। और लगता यही है कि भारत जो कि इतना डोमिनेट करता आया है वर्ल्ड क्रिकेट को, और जिस तरह की उनकी टीम है, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है उनके पास, कि उनके जितना भी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आ रहा है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो गेम जीतना जानते हैं। जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा एक शानदार कप्तान रहे हैं। बहुत ज्यादा अंडररेट किया जाता है, उनके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं की गई, मेरे ख्याल से करनी चाहिए। कि कप्तानी के जौहर जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त दिखाए हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से कप्तानी मनवाई है। और बिल्कुल हिटमैन, आई थिंक आपने बिल्कुल सही आपने अल्फाज का चुनाव किया। और मेरे ख्याल से कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से इस टीम को लीड किया है, वो बड़े सेल्फलेस क्रिकेटर हैं। उन्होंने हमेशा टीम के लिए जो है वो खेला है, कभी उन्होंने अपने पर्सनल मैच को तरजीह नहीं दी। और मेरे ख्याल से इसलिए आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर हमें आपको तस्लीम करना चाहिए कि बिल्कुल। तो मनोज भाई जरा मुझे बताएं, पहले तो एज एन इंडियन नहीं बताइएगा, एक क्रिकेट लवर के तौर पर बताइए, दोनों टीम्स का मुकाबला तो बहुत तगड़ा है, लेकिन किसके चांसेस ज्यादा है अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए? आवाज आ रही है आपको? मनोज जोशी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आई थिंक नहीं। अच्छा, कल एक स्पेशल एज भी है इंडियन टीम को, क्योंकि दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है और वहां इतने सारे इंडियंस की तादाद है, तो उनके और दुबई में ही खेलते रहे वो सारे मैचेस उन्होंने वहीं खेले। तो देखिए ना, जब आपके मुल्क के लोग आपको रूट करने के लिए बैठे हों, तो फिर एक और भी स्पिरिट्स आपकी जो ना ज्यादा हो जाती है। मनोज जोशी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अब मोहतरमा की आवाज आ रही है, पता नहीं अच्छा, आपकी आवाज विमेंस डे है जी, विमेंस डे है ना, आज विमेंस डे है, तो मेरी आवाज ही जाएगी जगह 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 इनकी आवाज गूंजेगी। मनोज भाई भी है ना? जी 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 जी, आपकी आवाज तो गूंज रही है पूरी दुनिया भर में। सही बात है। आप सवाल पूछिए। अच्छा, तो मनोज भाई मुझे बताएं कि हमने एक सवाल ये किया था कि ठीक है, एज एन इंडियन तो आप यही चाहेंगे कि इंडिया जीते। सवाल पूछे तो बेहतर है, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है जनाब। जबरदस्त जी, मेरी आवाज बंद कर दी गई है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप ज़ोहैब? मुझे बताएं, मेरे थ्रू आपको जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि एज ए क्रिकेट लवर एनालिस्ट कौन सी टीम के चांसेस सुनाई पड़ रही है? जी फिक्र ना करें जी, सॉरी क्या कौन सी किस टीम के चांसेस है? वैसे तो इंडियन है, वो चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम के ज्यादा, ऑफ कोर्स आप इंडिया का ही कहेंगे, लेकिन फिर भी टेक्निकली आपको क्या लग रहा है कि किसके ज्यादा चांसेस हैं? चलिए, पहले मेरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने मुझे एज अ एक्सपर्ट बुलाया है या एक भारतवासी होने के नाते बुलाया है? एक्सपर्ट। हाँ, तो फिर तो यही है जी, 50-50 है मामला। क्योंकि आपने कहा कि ये तो भारत के लिए कहेंगे, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। 50-50 मामला है। अगर मैं किसी एक टीम को 49% कहता हूं और एक को 51% कहता हूं, तो ये 49% वाले की तौहीन होगी, क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं। बेशक हमने हराया है उनको लीग मुकाबले में, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड खेला है, जिस तरह से केन विलियमसन ने पिछले 2 मैचों में शानदार प्रदर्शन किया, एक 80+ की पारी और एक सेंचुरी बनाई। सचिन रविंद्र 2 सेंचुरी बना चुके हैं, हमारी तरफ से 2 सेंचुरी बनी है, उनकी तरफ से 5 सेंचुरी बनी है। उनकी फील्डिंग हमसे बेहतर है, और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो फास्ट बॉलिंग भी उनकी ओवरऑल बेहतर है, क्योंकि हमारे पास बुमराह नहीं है, कई प्लेयर्स हमारे पास नहीं है, हम 2 पेसर से काम चला रहे हैं। स्पिनर्स हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, उनके बाद 2 स्पिनर हैं, लेकिन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं। तो यही एक टीम है जो 4 स्पिनर्स के साथ खेलकर एक माकूल जवाब देने की कुव्वत रखती है, क्योंकि हमने देखा है कई बार सचिन रविंद्र के भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं। 2 फ्रंटलाइन बॉलर तो है ही उनके पास स्पिनर्स। तो मैं अगर नेक टू नेक देखें तो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है जी। और बेशक ज्यादा रन बनाए हैं न्यूजीलैंड ने, लेकिन उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की पाटा विकेटों पर उन्होंने ज्यादा रन बनाए हैं। लेकिन विकेटों का जहां तक सवाल है, भारत के पक्ष में जो बात जाती है, फेवर में जाती है, वो ये कि हमने अभी तक जितने मैच खेले हैं सभी अपनी अपोनेंट टीमों को ऑल आउट किया है।
उन्होंने सारी टीमों और को सभी allow दुबई में नहीं खेले किया। आपने। ज्यादा ये भी तो एक confidence जाती है है ना, जी। हाँ, ये भी तो एक जाती है जी। ना कि सभी दुबई में खेले आपने। वो आप उनका जवाब ना दे, खैर है। नहीं, एक जगह खेले, इसको आप जाती उनकी नहीं कह आवाज सकते बाकी जनाब। आप सुन रहे हैं। 2023 का वर्ल्ड कप एक सेकंड नहीं, अभी ICC की बात। आवाज आ रही है अब आपको मनोज भाई? आवाज आ रही है अब आपको जुहेब की? बिल्कुल आपकी तो आ रही बहुत क्लियर है, उनकी अब धीरे धीरे आने लगी है। जबरदस्त जबरदस्त। वो 2023 का जो वर्ल्ड कप था, 2023 का वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान बहुत चंद कुछ शहरों में खेला, सही। अब बहुत आपकी कम यात्रा की। सही। अहमद नवाज आप कहिएगा जी, मनोज भाई हमारे साथ ही रहिए आप। देखिए अभी जो बात हो रही है ना ऑफ द फील्ड, जो बात हो रही है, देखिए पैट कमिंस बात कर रहे हैं, स्मिथ बात कर रहे हैं, माइकल एथरटन ने भी बात की है, फिर उसके बाद बड़े जो बरतानवी मीडिया है, द टेलीग्राफ ने लिखा है कि भाई मतलब भारत से ही पूछ लेना आप, फिर अगर इतना भारत के हक में चीजें जा रही हैं और एक ही ग्राउंड पे एक ही क्राउड के सामने वो खेल रहे हैं, उन्हें पिच भी रीड करने में आसानी हो रही है, तो फिर उनसे पूछ लें भाई कि टॉस में रोहित शर्मा को बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, क्या जरूरत है टॉस वॉस करने की। तो ये सही तनकीद हो रही है अहमद नवाज? बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए मैं इस बात से आपकी मुत्तफिक नहीं होऊंगा, क्योंकि आई थिंक एज एन एक्सपर्ट, एज ए ब्रॉडकास्ट बाकी और जो तमाम लोग हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं इस मामले में, क्योंकि मनोज भाई आपसे जरूर इस पर लेंगे, रिस्पॉन्स जरूर लेंगे, इनसे बात करके यही सवाल आपसे पूछेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि इस डिस्कशन को ना इख्तिताम पजीर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, क्या जब हम टूर्नामेंट के लिए बिड कर रहे थे और हाइब्रिड मॉडल पर जा रहे थे, तो हमें तब भी पता था भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा। हमें तब भी पता था कि बाकी टीम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, बाकी टीम्स को भी पता था कि उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। मैं जरूर ये मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको एक साइकोलॉजिकल एज जरूर होता है अगर आपकी इतनी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व नहीं है, आप एक ही वेन्यू पर खेल रहे हैं, आपको कंडीशंस का ज्यादा अंदाजा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ कितने एनालिस्ट थे जो टूर्नामेंट से पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान की विकेटें भारत को ज्यादा सूट करेंगी, वहां पर स्लो ट्रैक्स हैं, वो स्ट्रगल करेंगे, वो न्यूजीलैंड से घर पे हारे हैं। देयर अ कंप्लीट वनडे इंटरनेशनल साइड। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा एज हो गया कि ना ट्रैवल किया, ना कहीं और जाना पड़ा, कंडीशंस का बेहतर मवाजना उन्होंने कर लिया, अंदाजा लगा लिया। लेकिन फिर भी देयर वन ऑफ द टॉप क्वालिटी वनडे इंटरनेशनल साइड्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इसके बरक्स उनको पूरी दुनिया में भी खिला लेंगे तो वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस ही देंगे। अगर आप देखें पाउंड फॉर पाउंड उनके प्लेयर्स को आप देखें, मैं पिछले कितने अरसे से कहता आ रहा हूं कि व्हाट हैज मेड इंडिया सो सक्सेसफुल इन द लास्ट 2 years, इट इज देयर ऑप्शन ऑफ द फिफ्थ बॉलर। जिस तरीके से वो हार्दिक पांड्या को यूज करते हैं एज एन ऑलराउंडर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी नई क्रॉप को आगे लेकर वो आए हैं, अभी भी बेंच पर आप देखते हैं, जो कि टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, उसमें अभिषेक शर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी नहीं खेल रहे, उसके बाद आप तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इतनी बड़ी लॉट है प्लेयर्स की कि अगर आप जो हम सोचते थे कि रोहित और कोहली जब नहीं होंगे तो क्या होगा, मेरे ख्याल से वो डिस्कशन भी अब खत्म हो गई है। अगर वो नहीं होंगे तो भारत की टीम आपको फिर भी इसी फ्लैम्बॉयंसी से खेलती है। बिल्कुल फिर भी मैनेज स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक हमारे यहाँ पर लोगों के ना होने से फर्क ना पड़े, बिल्कुल ऐसे बेंच स्ट्रेंथ है। तो यही सवाल लेके जाए ना आप, वो आपकी बात ज्यादा जी मनोज भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ, यही सवाल आपसे पूछेंगे। वैसे मुझे इनका जवाब बहुत अच्छा लगा, जो पहले इन्होंने बड़ा न्यूट्रल होकर जवाब दिया। आई रियली लाइक इट। अभिषेक भाई थोड़े से हमारे जज्बाती हो जाते हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। मनोज भाई आवाज आ रही है आपको? आर यू विद अस? जी मनोज भाई। जी नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं जुड़ रहा हूं आपके साथ। जी आप बताइए। नादिया सवाल की। जी मैं कह रही थी कि मुझे आपका जवाब बहुत अच्छा लगा जो इससे पहले आपने जवाब दिया। अब यही सवाल आपसे पूछेंगे। बस ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी ये राब्ते ही हैं, अगर ये बेहतर हो जाए ना हमारे तो क्या ही बात हो जाए। देखिए इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को सुनने लगे और इंडिया हमें ज्यादा सुनने लगे तो मामला थल हो जाएगा। जी दोबारा आप पूछ लें सुहेब। बताइए, ये जो हम बात कर रहे थे कि तमाम ही टीम्स के जो खिलाड़ी हैं और एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने ये बात उठाई है, थोड़ा सा एज भारत को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कोई एज वेज नहीं मिल रहा, सब बेकार की बातें हैं। जब आपका टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब क्योंकि इंडिया ने एक एक करके सबको उठा के जो है नीचे गिराया है और अब जो है सब इकट्ठे हो गए, जैसे कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, विद ड्यू रिगार्ड्स टू। देखिए मैं चोर का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई किसी का अपमान कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की बातें अब करना जो है अपने आप को, जिसे कहते हैं आप बेचारगी अपनी दिखा रहे हैं बेवजह की। 2023 का वर्ल्ड कप का मैं उदाहरण दे चुका हूं। पाकिस्तान बहुत लिमिटेड जगह पर बहुत कम यात्रा की थी
कोई परफॉर्मेंस नहीं था उसका वहां। कोलंबो में भी ऐसा हुआ था, और भी बहुत सारे उदाहरण है। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी का साउथ अफ्रीका का भी उदाहरण है, जहां एक ही जगह पर खेलते हैं, वहां पर कोई आपत्ति नहीं होता। लेकिन अब आपत्ति तब होती है, ऑब्जेक्शन तब की जाती है जब कोई परफॉर्मेंस आपकी तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से या इन टीमों की तरफ से नहीं हो रहा। ऑब्जेक्शन न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं आ रहा। बहुत ही रिफाइंड टीम है ये और अपने परफॉर्मेस पे भरोसा करती है। परफॉर्मेंस की बात करो आप, इस तरह की निरर्थक बातों का अब कोई मतलब नहीं। राजीव शुक्ला ने आपने सेंटर ने भी कहा है, झड़ी लगा दी, कोई मतलब नहीं। सेंटर ने भी कहा है ना, सेंटर तो भी खेलेंगे भारत के साथ, उन्होंने भी ये कहा है कि उन्हें डिसएडवांटेज है बहरहाल। लेकिन बस अब ये कि अब लास्ट मैच है, तो अब हम लास्ट मैच की तरफ जरूर उसके बारे में बात करेंगे। आपको सर क्या लगता है कि बातें मोहतरमा, ये सब बातें पहले उठनी चाहिए थी, अब इन बातों के उठने का कोई मतलब नहीं है। ये कोई बेकार का लॉजिक है। आप नेक टू नेक दोनों का आकलन कीजिए, कौन सी टीम अच्छी है, एनालिसिस कीजिए। हम भी अपना आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन टीमें जब बाहर हो गई हैं या इस स्टेज पर आकर आप ये कहें कि भाई इंडिया को एडवांटेज है, कह रहे हैं कि देखिए बात हो रही है, हमारा मीडिया पे चली रही है बात। छोटा सा मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अब देखिए यहाँ की पिच की जो कंडीशन है ना दुबई की, वो चेपक की जो पिच है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। वैसे ही गेंद कैरी होता है, हल्का स्लो टर्न है। वहां न्यूजीलैंड के 5 प्लेयर खेल रहे हैं उस टीम में, 5 प्लेयर, और हमारी टीम के सिर्फ जडेजा ही हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। तो उनका तजुर्बा और जो है यहाँ पर ऐसी पिचों पर खेलने के लिए बहुत अभ्यस्त हैं वो लोग, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कह सकते कि बैटिंग विकेट, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि पिच जरा मुश्किल है, बैट्समैन का एक टेस्ट है। अहमद नवाज, आप कहिएगा, कोहली से इससे मुतालिक खबर आ रही है कि थोड़ा अनफिट हो गए शायद, वो उनकी शिरकत मशकूक हो गई है। आपके पास क्या इत्तलात है, कोहली के ना होने से कितना फर्क पड़ जाएगा इंडियन टीम में? आई थिंक अभी तक अनकन्फर्म न्यूज ही है। अगर आप विराट कोहली की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम बार बार कहते हैं कि मॉडर्न जनरेशन, आई डोंट थिंक मॉडर्न जनरेशन, आई थिंक ग्रेटेस्ट एवर दैट वी हैव सीन, पीरियड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कुछ जराये से खबर ये जरूर आई है कि इंजर्ड हैं शायद, प्रोबेबली मनोज भाई के पास शायद आई थिंक बेहतर खबर होगी, लेकिन वो जरा यही बता रहे थे कि ट्रेनिंग सेशन में शायद उनको कोई जुम्मे को यानी कल कोई इंजरी हुई, जिसकी वजह से जो है वो बॉल उनको लगा घुटने के करीब और प्रैक्टिस उनको रोकनी पड़ी। मेडिकल टीम ने जो है वो फौरन ट्रीटमेंट भी शुरू किया था, स्प्रे वगैरह जो फर्स्ट एड होती है वो उनको दी गई, लेकिन मैनेजमेंट ने ये जरूर कहा था कि वो सीरियस नहीं है और वो फाइनल खेलने के लिए अवेलेबल होंगे। तो इसकी तो बाकायदा तस्दीक की गई थी कि वो फाइनल खेलेंगे। ये मैं जरूर कहूंगा कि आई थिंक जिस तरीके से मैंने उनका पूरा करियर ट्रैजेक्टरी फॉलो किया है, ना सिर्फ ऑन द फील्ड बल्कि ऑफ द फील्ड, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को आज पूरी दुनिया में मनवाया हुआ है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, उसके पीछे बहुत सारा कंपोजर है, उसके पीछे एक ऐसा पैच भी था जहां पर ये कहा जाता था कि शायद विराट कोहली अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे, उसमें उन्होंने कप्तानी भी छोड़ी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने खुद भी अपने इंटरव्यूज में कहा कि जब वो बहुत ज्यादा एक खराब पैच में थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने उनसे बात की फोन के ऊपर, और मेरा जो जाती तौर पर ये मानना है कि पिछले 2-3 साल से जितनी सपोर्ट उनको रोहित शर्मा से मिली बिल्कुल सपोर्ट मिल रही है, लेकिन ज़रा कमबैक भी उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर इंडिया टॉस जीतता है तो आपको लगता है कि वो पहले बैट करेंगे या बॉलिंग करना पसंद करेंगे? वैसे फील्डिंग आई थिंक कल का टॉस बहुत ट्रिकी होने वाला है। रोहित शर्मा तकरीबन 12 से 13 मैचेस में टॉस हार चुके हैं, और वो टॉस हारना उनके लिए अच्छा ही साबित हुआ है, तो शायद वो कल भी चाहेंगे मैं टॉस हार जाऊं। जी मनोज भाई आप बताएं कि अगर इंडिया टॉस जीतती है तो क्या वो पहले बैट करेंगे या नहीं? बिल्कुल, अगर बैट करते हैं पहले बैटिंग मिलती है, हम तो दोनों स्थितियों के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर पहले बल्लेबाजी होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना, और क्योंकि वहां 300 को टच कर लेते हैं अगर आप, या 280-290 तक भी पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से आप हारेंगे नहीं, ये तय है, क्योंकि हमारे जो बॉलिंग अटैक है वो अपनी तरह से पूरी तरह से मुकम्मल है। और अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो वो भी यही प्रेफर करेंगे, न्यूजीलैंड भी यही प्रेफर करेगा कि वो टॉस जीतते हैं तो वो पहले बैट करें? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब जिन दिनों विराट कोहली टीम के कप्तान हुआ करते थे तब कई बार मुफीद होता था कि पहले आप बल्लेबाजी करें, लेकिन वो फील्डिंग चुना करते थे, अपने आप को मुसीबत में डालकर मैच को जिताना, वो उन्होंने एक तरह से उनसे बेहतर कौन कर सकता है। बिल्कुल बेहतरीन, विराट कोहली से सीखने वाली बात है ये कि किस तरीके से वो जो है अपनी टीम को निकालते हैं क्राइसिस से। बहुत शुक्रिया मनोज जोशी भाई, आपने हमें ज्वाइन किया भारत से, और हमेशा आपकी आमद से हमें एक खुशी होती है, और ये सेगमेंट बड़ा मकबूल है लोगों में, बहुत इसके व्यूज आते हैं, सब बड़ा पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए, कमेंट्स के में लिखिए, आप वीडियो के नीचे आप भी बताएं। तो जनाब स्थिति कुछ ऐसी है कि ब्रेक लेना है। स्थिति हाँ
सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि हमें ब्रेक लेना है। अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए 365 न्यूज। जी वेलकम बैक टू जहान रमजान ट्रांसमिशन ओनली ऑन 365 न्यूज। अब जो हम बात करेंगे मेयर सुहेब, थोड़ी सी वो सीरियस है। बिल्कुल सीरियस है, तशवीशनाक बात है। मुल्क के जो मुस्तकबिल है, मुल्क के मेहमानों से जुड़ी ये बात है, क्योंकि देखें बच्चे जब आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं तो उन बच्चों से मुतालिक जो उनकी सेहत है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इस सिलसिले में एक रुकावट जो है वो पोलियो है। हम पोलियो खत्म करने तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल 99.9% पोलियो खत्म हो जाता है, सारी एफर्ट्स की जाती हैं और वो फिर एफर्ट्स हमारी खराब होती है कि दोबारा से पोलियो के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो नादिया, सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पोलियो नमूने पाए गए हैं, पोलियो केसेस पाए गए हैं और इस खबर ने बड़ी तशवीश की लहर दौड़ा और एक केस भी रिपोर्ट होना इतनी खतरे की बात है कि पूरा मुल्क अलर्ट हो जाए। तो इस पर हम जरा जानते हैं कि क्या किया जा रहा है। कौन हमारे साथ गेस्ट हैं? जी ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम। ज़ियाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने 365 को जहान रमजान में वक्त दिया। जी सर, बताएं कि अभी कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस साल पोलियो के? जी, इस साल अब तक पाकिस्तान भर से 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पोलियो के, जिसमें से 4 सिंध से, 1 केपी से और 1 पंजाब से रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों हम इसका खात्मा नहीं कर पा रहे हैं? जितनी मुझे लग रहा है एग्रेसिवली कैंपेन्स चल रही हैं, पोलियो वर्कर्स बड़ा कमाल काम कर रहे हैं, फिर भी केसेस आ जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त 99% दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ 2 मुल्क रह गए जहां पोलियो इस वक्त पाया जा रहा है और ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जब 1994 में पोलियो कैंपेन शुरू हुई थी, उस वक्त सालाना 20,000 केसेस होते थे, यानी 20,000 बच्चे पैरालिसिस का शिकार या मजदूरी का शिकार होते थे। साल साल की कैंपेन्स के बाद काफ़ी सिचुएशन बेहतर हुई और 2021-22 में तो ऐसी एक 15 महीने का एक ऐसा टाइम आया जब पाकिस्तान में कोई केस नहीं आया था और बहुत उम्मीदें थी कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा। लेकिन फिर 2023 में अफगानिस्तान से एक पोलियो वायरस आया और फिर वो साउथ केपी से होता हुआ कराची और फिर पूरे मुल्क भर में उसके 74 केसेस लास्ट ईयर आए और इस साल अब तक 6 केसेस आए हैं। अब तक 6। तो पोलियो, मुझे बताएं कि वैक्सीन भी पिलाई जा रही है, पोलियो वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलते हुए पोलियो वर्कर्स ऐसी जगह भी जाते हैं, फार फ्लंग एरियाज में जाते हैं और ड्रॉप्स पिलाते हैं। ये जो बलूचिस्तान की हम सूरत हाल अभी हमें नजर आ रही है कि 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर, तो क्या वहां कैंपेन नहीं हो सकी या वहां सूरत हाल ऐसी रेजिस्ट किया लोगों ने? बिल्कुल, इस पर बताइए। उनको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, क्या मसला है वहां? जी देखें, जो ये आप रिपोर्ट कोट कर रहे हैं जहां बलूचिस्तान के 5 अजला में पोलियो के नमूने पॉजिटिव आए हैं, इस वक्त पाकिस्तान में हमारी जो सर्वेलेंस साइट्स हैं जहां से हम ये सैंपल्स कलेक्ट करते हैं वो 127 हैं और ये हम हर महीने कलेक्ट करते हैं सैंपल्स ताकि हमें पता चल सके कि इस वक्त पोलियो की क्या पोजीशन है। अपनी सर्वेलेंस बेहतर होगी तो हम उसके हिसाब से बेहतर कैंपेन्स कर सकेंगे। ये पास्ट में नहीं होता था। पास्ट में अनटिल लास्ट ईयर हमारी इतनी ग्रिप नहीं होती थी, हमें नहीं पता चल रहा होता था कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। लेकिन अब ये है कि हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पॉजिटिव है पोलियो और वहां पे हम कैंपेन्स कर सके। तो इस वक्त अगर मैं बताऊं 50 से ज्यादा पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे पोलियो के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उसकी एक बुनियादी वजह है कि अगर किसी भी कैंपेन में हम लेट सपोज के 100 बच्चों को हमने टारगेट करना हो एक कम्युनिटी में और हम 99 टारगेट वैक्सीनेट कर लेते हैं और एक भी बच्चा रह जाए तो उसका जो स्टूल सैंपल है वो एनवायरनमेंट में आता है और इसी तरह जो नालों में उसमें जो है वो वायरस पॉजिटिव आ जाता है और उसकी वल्नरेबिलिटी पर बाकी बच्चों की रहती है पोलियो के साथ। हाँ, तो बाकी बच्चे उससे कैसे अफेक्ट हो सकते हैं? कितनी देर तक ये वायरस जिंदा रहता है और दूसरों को अफेक्ट कर सकता है? अगर कोई यानी बच्चा वैक्सीन ले भी रहा है तो मुझे बताएं 5 साल से पहले वो वायरस उसको मुतासिर कर सकता है, ऐसा है? जो पोलियो का वायरस है ये हर एज में पाया जाता है, अडल्ट्स में भी पाया जाता है, बच्चों में भी हो सकता है। इसलिए आप देखें कि जहाँ पे सफर हम करते हैं ट्रैवल सऊदी अरेबिया या कहीं, हमें रिगार्डलेस ऑफ एज हमें वैक्सीन दी जाती है। अब ये है कि 5 साल से बड़े जो लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो पैरालिसिस या माजूरी का शिकार नहीं होते, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों को माजूरी हो सकती है पोलियो से। अब जो ये बार बार कैंपेन्स हो रही हैं उसका एक फायदा ये हुआ है कि हमने लास्ट ईयर देखा है
कि बहुत ज़्यादा केसेस आए, लेकिन उसमें से बहुत कम बच्चों को पैरालिसिस हुआ क्योंकि उन्होंने हर कैंपेन में वैक्सीनेशन उनकी हुई थी। ऐसे इलाकों में जहां कैंपेन्स में बच्चों ने वैक्सीन उनको नहीं मिल सकी या कुछ वजूहत की वजह से, तो जिन बच्चों में पैरालिसिस आया उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो उनको या पेरेंट्स ने छुपाया हुआ था, वैक्सीनेट नहीं किया था या कुछ और। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट। मैं बताऊं, सिंध में लास्ट ईयर मैंने खुद देखा कि इतनी अग्रेसिव कैंपेन्स चली हैं, स्कूल्स को नोटिसेस आ जाते थे कि अगर उन्होंने बच्चे उनके उस दिन प्रेजेंट ना हो, उन्होंने अगर कैंपेन में हिस्सा ना लिया, आई नो। और पता है आपको प्रिंसिपल्स क्या करती हैं? प्रिंसिपल्स एक नोटिस भेजते हैं पेरेंट्स को कि जी कल पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं, आपकी मर्जी है बच्चे को भेजें या ना भेजें। अब ये देखें, ये प्रिंसिपल कह रही है और ये मेरे सामने की, ये मेरे आंखों देखी बात है भाई। अच्छा, फिर पेरेंट्स ने कहा जी आप उस दिन छुट्टी कर लें, तो छुट्टी करते थे तो फिर उनको नोटिस आ जाता था। लेकिन एक चॉइस दी जा रही थी प्रिंसिपल्स की तरफ से पेरेंट्स को कि डोंट सेंड योर चाइल्ड। अच्छा, इतने से इतने बजे आएंगे, मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं कि जी आपकी चॉइस है। लेकिन मैं तो साहब बिल्कुल इसी को ये एक शहरी की हैसियत से ये बुनियादी आपकी भी और हमारी भी जिम्मेदारी है ना। टीम्स तो अपना काम कर रही हैं और हर क्लास का शख्स जो है, हर क्लास की औरत, माँ बाप इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। इसमें हैं कितने लोग जो कि डरे हुए हैं, जो, और ये डर क्यों है? आप फरमाइए। जी जी, उसमें देखें अब प्रोग्राम ने इन सारी वजूहात को देखते हुए, एक तो मिस चिल्ड्रन, जो बच्चे मिस होते हैं उनका डेटा डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है। अब हमें ये पता चल रहा है कि किस गली मोहल्ले में कौन सा बच्चा मिस हो रहा है, और वो प्रीवियस कैंपेन में अगर मिस हुआ है तो उसके ऊपर फॉलो अप होता है, और मतलब ये रेगुलर एक प्रोसेस है। ये क्यों हो रहा है? इसमें देखें, स्कूल्स में हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, अब हमने एक्सपेंड कर दिया, हम मार्केट्स में जाके वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। जो मोबाइल पॉपुलेशन थी, जो पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, उनको ट्रैक करना शुरू कर लिया है। और जो परमानेंट ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, आपने कराची से बाहर निकलते हुए देखा होगा कि कराची से आप बाहर जाते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स पे जहाँ पे चेकिंग हो रही होती, वहां पे पोलियो वर्कर्स खड़े होते हैं, वहां पे वैक्सीनेशन चल रही होती है। तो वी आर मेकिंग श्योर कि कोई भी ऐसी एक नुक्ता जो आपने अभी इससे पहले जिसकी बात की थी कि कंटेमिनेटेड वाटर और ये स्टूल के जरिए ये वायरस पर, तो सर इसमें तो फिर जो बल्दियात का महकमा है या इंतजामिया है उसको मजीद मुतारिक होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो होता ही है कि सीवेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर के साथ, वाटर सप्लाई के साथ मिलता है और वो घर घर पहुंच जाता है वायरस। तो ये सारी मेहनतें तो आपकी खराब हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी अगर ऐसे इस पर अमल दरामद ना किया गया। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इससे तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा, और ये इस वक्त पोलियो प्रोग्राम जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ भी काम कर रही है, ताकि जो रूटीन के जो टीके लगते हैं, इंजेक्शंस, वो भी टाइम पे लग सकें, वो भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जो सफाई का निज़ाम है, अगर वो जितना बेहतर होगा, जिन ममालिक में सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर है, अगर वहाँ एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव भी आते हैं तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि उनकी एनवायरमेंट क्लीन होती है, सीवरेज सिस्टम प्रॉपर होते हैं, उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता बच्चों के साथ जो सीवरेज का। तो बिल्कुल नहीं। देखिए, मेहनत तो बड़ी हुई है। जो बच्चे वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ पोलियो के जो क्या कहते हैं, जो टीम थी वहाँ मौजूद होती थी। कम्युनिटी लिविंग में वहाँ वो लोग आए हैं और वाकई उनके पास बच्चों का डेटा होता था। तब वो अगर अपनी तरफ से इतनी कर रहे हैं मेहनत, तो हम हर चीज में हम कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। जब हुकूमत करती है तो फिर हम क्या करने लग जाते हैं, फिर हम जो है कोई ना कोई रास्ता पोलियो वर्कर्स के साथ हम जो है अवॉइड कर जाएं। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही आप बात ही कर रही हैं। बहुत से घर हमने देखा है नादिया के जहां जाते हैं और अपने बच्चों को छुपा देते हैं। बिल्कुल छुपाते हैं। आपको ये इल्म ही नहीं है कि आपके बच्चे के लिए कितना जरूरी है ये 2 कतरे आपके बच्चे की जिंदगी के लिए, माजूरी से बचाने के लिए कितने जरूरी है, आप खुद नहीं रियलाइज कर रहे बिल्कुल इस बात को। तो कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। और इतने सालों से कैंपेन्स चल रही हैं, कोई आपने ऐसा केस सुना नहीं, कुछ नहीं, तो ये जरूरी है हमारे बच्चों के लिए। फिर वो बर्थ कंट्रोल की बात, ऑल हैव टू प्ले अ पार्ट। यहाँ ब्रेक लेते हैं और इसके बाद वापस आएंगे। जहां रमजान की ट्रांसमिशन 365 न्यूज पे देखते रहिएगा। जी वेलकम बैक। अब इस सेगमेंट में हम बात, जैसे हमने शो के आगाज़ पे भी आपको बताया कि आज विमेंस डे है, तो ख़वातीन से मुताल्लिक़ हम ज़्यादा फोकस हमारा डिस्कशन का रहेगा। तो आज हम ये जो मुआशरा है इसमें ख़वातीन का किरदार, उसको उजागर करना, इसकी जो भारी जिम्मेदारी है वो राइटर्स के कंधों पर भी है, जो कलमकार है, जो तहरीर। ड्रामा हमारे यहाँ बहुत शौक से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ये ड्रामा शौक से देखा जाता है। तो राइटर की जो जिम्मेदारी है वो तो अक्कासी तो करता ही है वो मुआशरे की, लेकिन मुआशरे की जो मुख्तलिफ जाविये हैं
किस तरफ मुआशरा जा रहा है और किस तरफ जाना चाहिए, इस्लाह का भी इसमें एक पहलू होता है। सोल्जर विदाउट आर्म्स कहते हैं साफियों को भी और राइटर्स को भी। तो एक क्या में शानदार उर्दू है, मैं तो इतनी इम्प्रेस हुई हूँ। तो नादिया, हाँ, तो जो गेस्ट है हमारी, एक कमाल ड्रामा राइटर है, बहुत मशहूर, कमाल आपको ड्रामे दे चुकी हैं, खासतौर पे रमजान इनकी सीरियल्स बड़ी मशहूर हैं, जैसे सुनो चंदा, चुपके चुपके, इश्क जलेबी। तो कौन है ये, पहले तो इनका एक पैकेज देखें आप स्पेशल। साइमा जी बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच, आप आई हमारे शो पे, आई एम वेरी एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आप सुनाए ठीक है? जी बिल्कुल। जी, असल में शो में ना वक्त का मुकाबला सख्त होता है, तो टेंशन होती है, मुझे इतनी सारी बातें पूछनी है। इस रमजान में आपकी सीरियल नजर नहीं आ रहा, बल्कि पिछले रमजान में भी नहीं था। जी, मैं असल में 5 साल मैंने रमजान जो है वो लिखा है जियो पे, हम टीवी पे। तो 5 साल जो है वो एक बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर था रमजान का। और बार दफा ये होता था कि एक ही चैनल पे 2 चैनल पे सेम टाइम मेरा ही सीरियल चल रहा होता था। 2 सीरियल्स एक ही टाइम पे मैंने लिखे हैं। मैं अपनी चीजों को रिपीट करना स्टार्ट हो गई हूँ। राइटर्स जो है वो जब आप बहुत ज्यादा लिख रहे होते हो तो फिर उसमें वराइटी नहीं रहती, तो आपको थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। चैनल्स ब्रेक लेने नहीं देते अच्छे राइटर्स को। जी, ऐसा होता है, लेकिन मैंने जबरदस्ती ले लिया था कि गायब हो गई, फोन ऑफ कर दिए। जी बिल्कुल। अच्छा, विमेंस डे के तनाजुर में हम आज बात कर रहे हैं, खवातीन के हुकूक की बात कर रहे हैं और राइटर्स की बात करें तो नूरुल हुदा शाह साहिबा की बात है, बानो कुदसिया की अगर हम बात करें, उनकी तहरीरों में एक पिवटल किरदार हमेशा खातून का रहा है। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही और ये जो कलम की ताकत का अंदाजा आपको हुआ, एहसास हुआ, कब हुआ? मुझे असल में मेरी जो इंस्पिरेशन रही है वो हसीना मोइन रही है। वो उस दौर में उन्होंने उस लड़की का कैरेक्टर जो है वो लेकर आई स्क्रीन पे, जो मुझे एक रोती धोती लड़की से थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं हमेशा जो है उनके ड्रामे जो थे बड़े शौक से देखती थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं वैसा ड्रामा लिखूं जो कि पूरी एक फैमिली जो है वो बैठ के देख सके, जिसमें हर एज का कैरेक्टर होना चाहिए। एक फैमिली ड्रामा हो जिसमें कोई बंदा ड्रामा देखते हुए वो एम्बेरस ना हो, साथ फैमिली मेंबर्स आपके बैठे हुए होते हैं। तो एक फैमिली ड्रामा जो है उसकी सोच लेकर मैं इस फील्ड में आई थी और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा है मुझे वो मिला है रिस्पॉन्स। एक ड्रामे तो हमारे दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन एक शिकायत सबको है कि वही थीम होती है हमेशा। 5 मिनट ड्रामे की शुरू नहीं हुए, रिश्ते की बात हो जाती है। अभी तुम रिश्ते के लिए गई, वो रिश्ते के लिए जाओ, शादी, बच्चे बच्चे, मतलब पढ़ाई हमारा मसला नहीं है, मुलाजमत हमारा मसला नहीं है, महंगाई हमारा मसला नहीं, हमारा मसला है शादी रिश्ते, और वो भी कजन मैरिज। कजन मैरिजेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। और सास बहू बल्कि मैं कहती हूँ फिर भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन शादी रिश्ते बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको अच्छा लगता है ये लिखना या आप कुछ और लिखना चाहते हैं? ये ऑल्सो फेड। मुझे ये लगता है कि हमें अपनी बच्चियों को एजुकेट करने की जरूरत है कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो पूरी जिंदगी नहीं है। बेशक। जब भी हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले जो है पहले सीन से दूसरे सीन से सबसे बड़ा मसला जो होता है वो शादी से ही स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो थोड़ा डिफरेंट लिखना चाहते हैं, हम थोड़ा अपने कैरेक्टर्स के अंदर लेके आना चाहते हैं। थोड़े लड़की जो है वो एक साइंटिस्ट भी हो सकती है, लड़की पायलट भी हो सकती है, उसके कुछ गोल्स हो सकते हैं लाइफ में जिसको उसने अचीव करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। तो ड्रामे की जो गेम है वो चलती ही इस चीज के ऊपर है कि हमारा व्यूवर जो है वो क्या देखना चाहता है। और वो आपको पता है कि फीमेल्स ड्रामा ज्यादा देखती हैं। मुझे बल्कि याद पड़ता है कि जब मैंने सुनो चंदा में पहली दफा ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक लड़की जो है वो कहती है कि मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना है पढ़ने के लिए, और उसकी शादी हो जाती है और वो उस चीज पे थोड़ा करती है, स्टैंड करती है, अपने राइट्स की बात करती है। तो फीमेल्स ने मुझे जो है वो उस पर कोसना शुरू कर दिया, बड़े बुरे कमेंट्स आना शुरू हो गए कि आप लड़कियों को घर बसाने के लिए क्यों नहीं कह रही। मैंने कहा कि मैंने कहीं पे उसको ये नहीं कहा कि वो अपना घर खत्म कर देगी, लेकिन लड़की की शादी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी जो जिंदगी है वो आके वहाँ पे रुक गई और शायद हर लड़की ये चाहती भी नहीं कि वो जल्दी से उसकी शादी हो जाए, उसके भी कुछ ख्वाब है, अरमान है, हर लड़की डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे बताएं कि आपने क्या ये कोशिश अपने तक यकीनन की होगी कि देखें क्या लोग देखना चाहते हैं, ये और बात है, लोगों को क्या दिखाना है ये एक बिल्कुल और बात है। तो आपने कभी डायरेक्टर से बात तो होती होगी कि भाई ये दिखाना उनको जरूरी है इस मुआशरे के लिए, बजाय इसके कि क्या देखना चाह रहे हैं। असल में ये है कि कुछ हमारी इंडस्ट्री के राइटर्स हैं जो बड़े ब्लेस्ड हैं, जिनको वो लिखना कि वो दी जा रही है, फ्रीडम दिया जाता है। उसमें वन ऑफ देम जो है वो मैं हूँ। तो मुझे जो मैं लिखना चाहती हूँ ना, ये खुशकिस्मती से मुझे वो दिया जा रहा है राइट कि मैं वो लिखूँ। तो मुझे अभी रिसेंटली मैं एक प्रोडक्शन हाउसेस का नाम नहीं लूँगी, तो उनके साथ मैंने एक ड्रामा स्टार्ट किया। उन्होंने अभी हमारी इस इंडस्ट्री का बड़ा हिट ड्रामा दिया है
लेकिन मुझे 2 से 3 एपिसोड्स में पता चल गया कि ये मेरे माइंड को जो है वो ड्राइव करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली, अपने जो उनका थॉट प्रोसेस है उसके मुताबिक। तो वो फिर मैंने 2 या 3 एपिसोड्स के बाद इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। तो एज अ राइटर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ मुझे नहीं लग रही कि ये सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है, तो मुझे इसको पे स्टे करना चाहिए, मैं उस पर स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी 2 साल आपने ब्रेक लिए, तो आपने ड्रामे देखे होंगे दूसरे राइटर्स के, देखे ना, किस ड्रामे पे आपने सर पटक लिया कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या लिख दिया, क्या हो रहा है, और गुस्सा बहुत चढ़ाओ सारे क्या? हैं मेरे, सब बताएं। नहीं ये मैं नहीं बता सकती। चले कुछ चंद बताएं कि भाई इनमें ये सब्जेक्ट या ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगी, क्या कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगा? देखिए हमारे यहाँ आप अगर आप गौर करेंगे तो पूरी एक जो चल रहा होता है उसमें एक आध सीरियल ही ऐसा होता है कि जो कि एक अच्छा बनता है, बाकी सारा कंटेंट जो होता है बस वो बन गया होता है, उसको अच्छा, जब एक राइटर एक गरीब लड़की दिखाता है तो पाकिस्तानी ड्रामा में वो गरीब नजर तो नहीं आ रही होती कहीं से भी? हमारे यहाँ अमीर भी नहीं लग रहे होते। क्या बात कर रहे हो तुम साहब? एक बेचारी लड़की है लेकिन वो पूरा उसका पूरे तरीके से तैयार है, कहीं नहीं लग रहा कि हम उसके कर्ज तो हिल नहीं सकते, कर्ज करके निकलेगी जो मर्जी हो जाए। देखिए उसमें एक राइटर बेचारा जो है उसने तो लिख दिया पेपर के ऊपर कि लड़की गरीब है, अब उसको जो दिखाना है वो डायरेक्टर ने दिखाना है, अब उसने उसको किस तरह से दिखाना है उसके लिए थोड़ा सा मैं माजरत के साथ हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनका ज्यादा जो फोकस होता है वो अपनी लुक्स के ऊपर होता है। वो कहते हैं कि ग्लैमर जो है ना वो नजर आए स्क्रीन के ऊपर, वो अपने कैरेक्टर को नहीं समझते। आप ये देखें कि अगर पड़ोसी ममालिक की हम बात करें, बहुत सारे मैं आपको एक्ट्रेसेस के नाम ले दूंगी जिन्होंने विदाउट मेकअप चीजें की स्क्रीन पे, बहुत अच्छी वो नजर आती है। हमारे ड्रामा में भी अब जो है हीरोइंस मेकअप, हानिया ने कहा मेकअप किया, हाँ, कभी मैं कभी तुम, और भी सबा कमर नहीं मेकअप करती, सज्जल अननेसेसरी मेकअप नहीं करती, और नजर आता है और भी बहुत सारे नाम। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एज ए डायरेक्टर उनकी जिम्मेदारी है जो उसको शूट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो जाने देते हैं, पता नहीं क्यों। लड़की सो के उठ रही है, उसके बाल ब्लो ड्राई हैं, मेकअप अरे लड़की छोड़े, उसकी अम्मा को देख ले कभी। हम तो अम्मी को देख के डर जाते हैं, कभी इसको क्या हुआ, घर में गुर्बत परेशानी और मैट मेकअप, मैट लिपस्टिक, लैशेस लगी हुई, बाल बने हुए, और कह रही हाय खर्चा नहीं पूरा होगा, बड़ी महंगाई होगी है। सुनो बिलाल की अब्बा क्या होगा, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तो पहले तो मेकअप अपना कम करो फिर चलेगा। अच्छा मुझे कॉमेडी क्यों नहीं हो रही हमारे यहाँ? हो रही है, ज़ाहिर लिखा जा रहा होगा, लेकिन वैसा नहीं है, क्यों राइटर्स उस तरफ आ रहे हैं? नहीं, असल में ये जो जॉनरा है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक होता है लाइट मूड, एक कॉमेडी और एक सिटकॉम। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इन तीनों को मिक्स कर दिया उन्होंने। सही है। ज्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं वो इस जॉनरे को समझ नहीं पाते, बहुत कम मैं गिनती के कुछ नाम ले सकती हूँ कि जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एहसन तालिश हैं, दानिश नवाज हैं, वजाहत का मैंने साथ काम किया, बड़ा अच्छा उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा है। वो लोग थोड़ा उसको ना उस लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, वो कॉमेडी नहीं रहती, वो एक थोड़ा मैं चीपनेस, हाँ चीपनेस उसमें आ जाती है। उस तरफ से तो हम अपने जो सीरियस किस्म के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम लाइटर वे में एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आजकल रमजान सीरियल में दिल वाली गली में आप देखें कि मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स हैं, क्या जफर मिराज हो, काशिफ निसार क्या काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई ड्रामा जो है जब वो बनता है तो उस पे हम सबकी जिम्मेदारी होती है एज अ राइटर। बड़े घरों से निकलना चाहिए भाई, थोड़ा सा गरीब। बिल्कुल। और अब विमेंस डे के मौके पे आपसे पूछें साइमा जी कि हमें ड्रामों में स्पेशली यूथ को किस तरह से गाइड करना है, बच्चियों को क्या सिखाने की जरूरत है थ्रू आवर ड्रामास? देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझाती हूँ, क्योंकि मैं FG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैंने CB2 कॉलेज में 8-9 साल पिंडी में पढ़ाया है। पिंडी जी CB? हाँ जी CB जी मुझे Nice to पता meet है, you. आप CB1 में थी तो मैं CB2 में मेरा करियर जो था वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं अपनी बच्चियों को हमेशा एक चीज समझाती हूँ, एक तो ये है कि उनको ये शादी वाली जो चीज़ है ना इससे निकल आना चाहिए। ये उनकी जिंदगी का जो मेन फोकस है ये शादी, ये वो नहीं है, उसको निकालें अपनी लाइफ के अंदर से। और दूसरी बात यह है कि उनको फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंसी जो है बच्चियों को सिखानी चाहिए जी, उनको होना चाहिए, जरूर सिखाएं कि अगर शादी नहीं चली तो क्या हो गया, क्या जिंदगी का एक डिसीजन है वो आपसे गलत हो गया तो ठीक है जी, उसको खत्म करें। या ये कि मियाँ किसी वजह से कमा नहीं पा रहा तो आपने क्या करना है, ऐसे मसाइल तो हम दिखाते नहीं है बहुत कम। इन चीजों में ये कहती हूँ कि आप इन टॉपिक्स पे बात करें और सोल्यूशंस दें अपनी बच्चियों को, उनको बताएं कि इन हालात से कैसे निकलना है। हमेशा कोई लड़का कोई आपका हीरो हुआ कि आपको वहां से नहीं निकालेगा। हम ड्रामों में यही दिखा रहे हैं कि 6 गार्ड लेके दो जी बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं गनमैन इधर ये वो आ जाएगा और कहेगा बस कितने पैसे वो लड़का 10 करोड़ भी कुछ नहीं है, बगैर एक्सप्रेशन के वो काम निकाल, करोड़ों की बारिश हो रही होती है, वो आपको बचा लेंगे कुछ भी हो। ये और फिर उसने अपनी आंखें बचाने के लिए कि मैं कैमरे में मेरे एक्सप्रेशन नजर नहीं आएंगे, उसने वो गॉगल्स भी लगा लिए हम
हमारे जो नहीं है ऐसा? बिल्कुल है। मैं हमेशा नादिया कहती हूँ कि हमारे ऑडियंस जो है ना, उनका टेस्ट थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। हम हमेशा रेटिंग का देखिए नाम साइमा जी, लेते मैं ये क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे एक्टर्स को जरा सीखने की जरूरत है। मुआशरे की यानी जो मसाइल हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। मुझे अनफॉर्चुनेट बात ये लगती है कि उनके मुआशरे पर ऑब्जर्वेशन ही नहीं है कि एक आम आदमी बस में जब ट्रैवल करता है तो क्या उसको किन मसाइल का सामना करना, वो देखा ही नहीं। वो ऐसे सीन्स इतने प्यारे लगते हैं ईमान से, जब हम ड्राइंग रूम से निकलते हैं और स्विमिंग पूल वाले घर से निकलते हैं तो आगे जो बस स्टॉप है, बसें हैं, टांगे हैं, रिक्शा है, उधर मजा आता है, दुकानों पे, बाजारों में। उससे हम रिलेट करते हैं ना, वो ग्राउंड रियलिटी से हमारी लाइफ की जो है, तो वो उस पे होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप लिख रहे होते हो तो फौरन नहीं आता है, आउटडोर नहीं लिखना, बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, आपके जहन में कोई आता है हीरो, जैसे आप लिख रही हैं कभी, जी, तो बिल्कुल आपको ये जहन में आ कि ये कर सकता है? बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल हीरो के बारे में पूछा, समझ रही हैं आप? जी जी बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। ये वो आपकी पहली एपिसोड में ही आपके जहन में कैरेक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और सबसे बड़ा शौक उस वक्त लगता है जब आपने सोचा किसी और को होता है और सामने कोई और और ज्यादातर ऐसा होता होगा। हाँ, मोस्टली होता है ऐसे। तो ज़ोएब, आपको ड्रामा वैसे ऑफर हो कैरेक्टर, तो आप क्या करेंगे? एक्टिंग भाई करेंगे? मैं देखूंगा कि मेरे साथ नादिया खान है तो मैं कर लूंगा। अगर ये तो डबल मिरेकल होना पड़ेगा कि भाई दोनों को ऑफर हो। लेकिन वैसे अगर हो तो वुड यू कंसिडर? उर्दू तो इतनी अच्छी बोलते हैं, बताएं मुझे। देखेंगे अगर कोई अच्छी आ जाए, जरा बात करो, एक तो हो जाए। यहाँ भी ड्रामे से कम नहीं बात हो रही वैसे। जी साइमा, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप खास बच्चियों को, औरतों को, आज वुमेन्स डे के मौके पे? मैं उनसे सिर्फ ये इतना कहना चाहूंगी कि वो जिस फील्ड में है, वो जिस जगह पे हैं, वो वहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव वे में उसको जो है वो आगे लेके चलें, और हिम्मत ना हारें। लाइफ में जो है ना मुश्किलात आती हैं और जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है। एक थोड़ा सा टाइम आपको लगता है कि कभी बहुत बड़ा लाइफ में ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, तो कुछ भी खत्म नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा बस ये सोचा करें कि लाइफ में क्या हो जाएगा। हिम्मत रखें और अपने बल बोते पे जो है वो लाइफ में अपने गोल्स जो है उनको अचीव करें। नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं? कौन से कुछ तहरीर कर रही हैं? लिख रही हैं, लिख चुकी हैं? अभी एक ऑलमोस्ट जो है वो मेरा लिखा जा चुका है, एक जो है वो राइटिंग के प्रोसेस में है, और दो जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। कभी होता है साइमा जी कि आइडियाज नहीं आ रहे, फंस गया, राइटर्स ऐसा ब्लॉक, होता है, बहुत। शुरू किया या शुरू कैसे करूं, क्या लिखूं, क्या आइडियाज ही ना आए, थीम ही ना आए, फिर क्या करते हो? फिर उसको मैं छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि राइटिंग जो है ना वो बड़ा एक नेचुरल फ्लो में जाए तो अच्छा रहता है। वरना अदरवाइज अब जबरदस्ती जब करते हैं, जब प्रेशर होता है, तो बाज़ औक़ात हम भी जब लिखते हैं, लिख के फिर कहते हैं यार ये मैंने क्या लिख दिया है, सही, बीट कर देते हैं उसको सारा जो है। बिल्कुल। और घर वाले सपोर्ट करते हैं बहुत। कि हाँ, मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह प्लास्टिक सर्जन है, और अच्छा बिजी रहते होंगे? नहीं, बिजी तो वो रहते हैं, टाइम मिल जाता होगा। आपका बार है लेट, ओके। नहीं वो मेरे साथ स्टोरीज बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है क्या करते हैं? स्टोरीज जो है उसकी मीटिंग में बड़ी मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनको मेरे सारे सीरियल्स की जो होती हैं स्टोरीज पता होती हैं, और वो उनको मैंने ड्रामा इतना दिखा दिया है कि वो खुद बैठ के बेचारे जो है ना वो उसको लिख भी सकते हैं। और उसको ये ऐसे हो गया, मेरे मियाँ भी ऐसे हो गए कि मुझसे ज्यादा वो तबसरे कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया साइमा अकरम जी, आपने हमें वक्त दिया, और एक राइटर होने की हैसियत से आपने जो आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं मुआशरे की तरफ बताया। खैर मजे की बातें हुई, नादिया हो और फिर मजे की बातें मैं ना और हो, मैं तो ऐसा घंटों नहीं इस पे बात कर सकती हूँ, लेकिन ब्रेक लेनी पड़ेगी। न्यूज चैनल है 365, तो इसलिए ब्रेक का खास ख्याल रखा जाता है। जहां रमजान में हमारे साथ रहेगा, कहीं ना जाएगा। वेलकम बैक। जहां रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले जो आपने डिस्कशन देखी, ख़वातीन का मुआशरे में किरदार मुख्तलिफ नौइयत का है, यानी ख़वातीन न सिर्फ एक राइटर के तौर पे, बल्कि अगर सहाफ़त की बात की जाए, सियासत की बात की जाए, और जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे, लॉ एनफोर्समेंट की बात की जाए, तो वहाँ भी हम बड़ा नुमाया काम कर रही हैं। क्योंकि विमेन एंड क्राइम पे बड़ी कम बात होती है कि विक्टिम होती है और कहीं कहीं खुद भी मुलविस होती हैं, और ऐसे में बड़ी और फिर ये भी है कि ख़वातीन के थाने और ख़वातीन के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी ज़्यादती होती है तो उनको एड्रेस करने के लिए एक खातून अगर वहाँ जाती है तो उनसे क्या रवैया होता है, तो वो तभी अच्छा होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम ख़वातीन को मौका देंगे और वो लॉ एनफोर्समेंट में भी आएंगे। तो हमें ज्वाइन किया है जनाब पहली खातून SSP हैं शैला कुरैशी साहिबा, कराची से उनका ताल्लुक है। माशाल्लाह 8 थानों की कमांड संभाली हुई उन्होंने, पुलिस स्टेशंस की। व्हाट एन इंस्पिरेशन। तो वेलकम करते हैं नादिया उन्हें। अस्सलाम वालेकुम शैला जी, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नादिया। आज आपको बहुत ज्यादा वुमेन डे की मुबारकबाद और बिलखुसूस तमाम खवातीन को जो कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं, सबको दिल की गहराइयों से मैं खराज तहसीन पेश करूँ। बिल्कुल। और आपके मुझे बताएं क्या मसरूफियत है, रमजान भी है, क्राइम्स भी चल रहे होंगे या थोड़ी सी कोई कमी आई है? क्राइम कंट्रोल करने के लिए तो स्ट्रैटेजीज तैयार की गई हैं और हमारा एस4 प्रोजेक्ट भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, जिसके जरिए हम सर्वेलेंस के थ्रू जो है वो डिटेक्शन करते हैं क्राइम की। और साथ ही नित नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं खवातीन के हवाले से। WCPC का कयाम किया है हमने, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स का पूरे सिंध में 43 डेस्क हमने तैनात किए हैं, वहाँ पे खवातीन को डिप्यूट किया है। और साथ ही हमने 268 पर्सनल को ट्रेन करके वहाँ पर प्लेस किया ताकि खवातीन को बिलखुसूस ट्रांसजेंडर बच्चे और छोटी जो उम्र की खवातीन के इश्यूज हैं या डोमेस्टिक वायलेंस है, हैरेसमेंट है या अर्ली चाइल्ड मैरिजेस है, इसके साथ साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इन तमाम डोमेन में हमने उनको सेंसिटाइज करके वहाँ ट्रेन किया और तमाम अपनी सर्विसेज वहाँ रेंडर कर रहे हैं। तो इससे काफी क्राइम कंट्रोल करने में हमें ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि औरतें पुलिस स्टेशन जाते हुए बहुत डरती हैं और मर्द भी बहुत डराते हैं कि तुम थाने जाओगी। बिल्कुल है, तुम कैसे थाने जा सकती हो? नहीं, तो खवातीन पुलिस स्टेशन का कयाम बिल्कुल जरूरी है। और देखिए सिंध हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है और हमेशा तरजीहात में से रहा है सिंध हुकूमत की बाइख्तियार बनाना। पिंक बसेस आप देख लें, खवातीन के लिए सफरी सहूलत भी मुहैया की गई, इसके साथ साथ रोजगार के मौके, पिंक बाइक, यानी ये ऐसी चीजें भी मुतारिफ कराई जा रही है जिसके जरिए रोजगार वो कमा सके। अच्छा शैला जी, ये बताइए कि किन मसाइल का, मतलब खातून होने की हैसियत से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है खातून पुलिस ऑफिसर के होते हुए? फिर आपकी फैमिली से क्या सपोर्ट रही, या जब आप आ रही थी इस फील्ड में तो क्या कहा गया आपको? मतलब घर में रोब है या नहीं? बिल्कुल, देखिए घर के अंदर तो रोब नहीं होता, घर वाले एक फैमिली मेंबर्स की हैसियत। देखिए पुलिस वाला जो है या पुलिस वाली खातून है, जब भी कोई एक शख्स किसी भी फैमिली से पुलिस में अपॉइंट होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसका पूरा कुनबा अपॉइंट होता है। ये बिल्कुल कि उनकी सपोर्ट हर स्टेज के ऊपर बहुत जरूरी होती है। लाइक मैं पहले अपने करियर के बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूं तो मैंने मास्टर्स किया जोलॉजी में और स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में की, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है लेक्चरशिप का एग्जाम दिया और बहैसियत लेक्चरर मैंने सर्व किया डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। फिर मैंने PCS में टॉप किया और असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई। फिर उसके बाद CSS किया और यूनिफॉर्म सर्विस का, और कराची की तारीख में ASP भी रही और फर्स्ट SSP रेलवेज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वी आर सो प्राउड ऑफ यू शैला जी। क्या बात है, इससे ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट की क्या बात मिसाल हो सकती है आपको शो पर आज हमने। अच्छा एक चीज बताइएगा, जब जराइम की हम बात करते हैं, खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात बहुत होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात हैं, इसमें बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है। खास तौर पर कंप्लेंट कहाँ करना है खातून को, ये उनको नहीं पता, और वो जहां जाती हैं वहां प्रॉपर तरीके से उनसे डील नहीं किया जाता। तो यहाँ रिफॉर्म्स लाने की कितनी जरूरत है और सिंध पुलिस ला रही है अभी? जनाब इस जमीन में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हम मशहूर हैं कि उन्होंने बेइंतहा प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस की इनेक्टमेंट की, और जितनी ज्यादा पूरे पाकिस्तान में अगर मैं देखूं सिंध गवर्नमेंट ने वुमेन की लेजिस्लेशंस की हैं रिगार्डिंग प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस, वो शायद ही किसी और सूबे में हो। और इस वक्त सिंध पुलिस जो है वो उन तमाम इनिशिएटिव्स पर सरगर्म है जिसमें खवातीन, बच्चों और ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज के लिए बेहतरी लाई जा सके, जिसमें मैंने अभी अर्लियर मेंशन किया WCPC का कयाम, वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर। इसके साथ ही हमने स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स का कयाम किया, जहां छोटे बच्चों या बच्चियों के साथ ज्यादती के मसाइल को फिलफौर हल किया जाता है। और आपको ये भी बताती चलूं कि रिसेंटली हमने एक सर्वे किया, उसके अंदर लास्ट ईयर और उससे पिछले साल का कंपैरेटिव एनालिसिस, तो हमारा रेप क्राइम जो है जिसके अंदर सेक्सुअल हुए, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 5% से इम्प्रूव होकर 40% तक गया है। सो अभी लास्ट ईयर जो जजमेंट्स आई हैं रिसेंटली, एक दो महीने पहले, उसके अंदर हमारे 10-10 लाख रुपए का जुर्माना और उनको 10 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। किसी को 25 साल की हुई है, किसी को 10 साल की हुई है एज पर द क्राइम। सो इन केसेस के अंदर ये कोर्ट्स बनाने से, स्पेशलाइज्ड GBV और ये SSOIUs और OSPCs बनाने से बहुत ज्यादा क्राइम कंट्रोल करने में बिलखुसूस खवातीन और बच्चों की नुमाया कमी वाकई हुई। अच्छा, आपने बताया कि ट्रांसजेंडर्स भी इन सेंटर्स में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज एंड जर्नलिस्ट ऑल आर इंक्लूडेड, और वो तमाम जो है वो शैला जी ये पता है कि लास्ट ईयर और अभी आपको कौन से लगा कि औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़े हैं और कौन से क्राइम्स कम हुए हैं अभी, 1.5-2 साल की बात करें? पहले अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास 9,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मौसूल हुई, जिसमें खवातीन और बच्चों से मुतालिक थी।
ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, हैरेसमेंट है, एट वर्क प्लेस तो कम ही रिपोर्ट होती है। घर में ज्यादातर जो के अंदर तशद्दुद है या सेक्सुअल असॉल्ट से इनिशियली हैरेस किया गया और वो फिर बाद में दूसरे मामलात की तरफ रुख इख्तियार कर जाता है। मतलब आप कहना चाहिए कि जो औरतें कंप्लेन करने आ रही हैं वो अपने हस्बैंड की शिकायत लेके आती हैं कि जी ये मुझे मारते हैं या जुल्म करते हैं? हस्बैंड की तरफ से ज्यादातर कंप्लेंट्स होती हैं, इसके साथ साथ इन लॉज की तरफ से आती हैं। अच्छा। और छोटे बच्चे जो है वो ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और उसके बाद ट्रैफिकिंग के केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन वो आटे में और नमक ड्रग्स का भी बहुत इसमें मामला है बिल्कुल, क्योंकि ड्रग्स पे बहुत ज्यादा इस वक्त बात भी हो रही है। सिंध गवर्नमेंट भी ये तवज्जो दे रही है कि ड्रग्स का जितनी जल्दी खात्मा हो सके। तो ये ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। हाँ, और औरतों में क्या नशा देखा जाता है कि ये भी मौजूद है पाकिस्तान में? देखिए, पहले अगर हम क्रिमिनोलॉजी का सर्वे देखें तो उसके अंदर क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज के पर्सपेक्टिव में तो खवातीन जो है वो बहुत कम क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन आजकल जो ऑनगोइंग ट्रेंड है इसके अंदर खवातीन भी जो है वो इन गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व पाई जाती हैं। और जहाँ पर शैला जी ये बताएं कि 8 से ज्यादा थाने तो आप मैनेज करती हैं, घर कैसे मैनेज करती हैं? और आज इफ्तारी में कुछ क्या बनाया आपने, खास क्या बनाती और हैं? अफ्तारी के लिए घर जा भी पाती हैं सहरी अफ्तारी के लिए या नहीं? देखिए, आजकल मैं बहसियत AIG जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स एंड AIG वेलफेयर के तौर पर काम कर रही हूँ। तो जो 8 थाने थे वो मेरे पास तकरीबन पुरानी कहानी है, जब 2018 में थी तो मेरे पास थे, लेकिन अभी मैं पूरे सिंध को देख रही हूँ जिसके अंदर जेंडर क्राइम, ह्यूमन राइट्स और वेलफेयर के इश्यूज जो है वो नहीं। पकाती क्या अच्छा है, बस ये बताए ना आप क्या अच्छा बनाती हैं, कौन सी डिश? ज़ुहैर पूछ रहे हैं आप क्या कुकिंग कर पाती हैं? जी बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मस्ट और मैं दोनों चीजों को साथ लेकर चलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। अफ्तारी पे जाती हैं घर, अफ्तारी पे घर जा पाती हैं आप या नहीं? अभी तो मैं जेंडर क्राइम में सर्व कर रही हूँ तो ऑफिस टाइमिंग ऐसी है कि अफ्तारी घर में बना लेती हूँ, लेकिन इससे पहले बहुत मुश्किल होता था, मेरा हमेशा रोजा रोड पर खुलता था, मेरी गाड़ी में पानी और खजूर। क्या बात है, आपकी खिदमत को सलाम। बिल्कुल हम मोतरफ है इसके जिस तरीके से आप इस वक्त शहर में अमन के क़याम के लिए और क्राइम के जराइम के खात्मे के लिए काम कर रही है। तो इतनी इंस्पिरेशनल वुमन बेशक बेशक, हमारे साथ बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अचीवर हैं ये, प्रोफेशनल अचीवर है माशाल्लाह। और यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वुमेन्स डे सेलिब्रेशन चल रही है, रमजान करीम टू एवरीवन। जहां रमजान से थोड़ी देर के लिए जाते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस ऑन 365 न्यूज़।